अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इसराइल और गज़ा के मौजूदा तनाज़ा के दौरान आपने जब भी फ़लस्तीन का मैप देखा होगा तो आपने एक बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि इस पर यह वेस्ट बैंक का इलाका हमेशा फ़लस्तीन के मैप से अलग ही क्यों दिखाया जाता है। इसराइल इस इलाके को अपनी सरहदी हदूद के अंदर आखिर क्यों नहीं दिखाता। ये इलाका कहलाता है वेस्ट बैंक। अब गज़ा के बारे में तो इसराइल का ये दावा है कि यहाँ पर हमास मौजूद है जो कि मुसलसल इनके वजूद पर हमले करते रहते हैं और इसी को बुनियाद बनाकर इन लोगों ने तकरीबन 20 लाख के करीब लोगों पर हमला करके उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। तकरीबन 40,000 लोगों को शहीद कर चुके हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि वेस्ट बैंक भी फ़लस्तीन का हिस्सा है जहाँ पर 25 लाख के करीब फ़लस्तीनी जबकि सिर्फ 4 लाख के करीब यहूदी आबादी मौजूद है। मगर इस इलाके के अंदर भी गज़ा की तरह किसी जंग या हमले की खबरें सुनने को नहीं मिलती। इनफैक्ट बहुत से लोग तो आज भी इसकी वजह तक नहीं जानते। हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय हम शॉर्ट के अंदर इसकी तारीखी तौर पर वजह समझने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम के अंदर इसराइल भी फ़लस्तीन के नक्शे के अंदर वेस्ट बैंक को अलग क्यों दिखाता है और ये इलाका तारीखी तौर पर और कुर्बे क़यामत के नज़दीक मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन या फिर यहूदियों के लिए इस कदर अहम क्यों है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जब फ़लस्तीन ने दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो इस वक्त यानी 1920 से लेकर 1948 तक इसका नक्शा कुछ ऐसा दिखता था जो बरतानिया ने पहली जंग अजीम के अंदर सल्तनत उस्मानिया को हराकर हासिल किया था। वैसे तो 1880 से ही यहूदी पूरी दुनिया से यहाँ पर आकर आबाद हो रहे थे, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइली सेटलर्स ने इंतहाई तेज़ी के साथ पूरी दुनिया से आकर फ़लस्तीन के अंदर आबाद होना शुरू कर दिया। फ़लस्तीनियों ने इन्हें मजलूम समझकर इन पर तरस खाकर इन्हें यहाँ पर आबाद होने की इजाज़त दे दी और इससे पहले सिर्फ गिने चुने यहूदी यहाँ पर आबाद थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने अपनी फितरत को दिखाते हुए फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इनके घरों को खरीद कर इन पर गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी, इन्हें बेदखल करना शुरू कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद जब बरतानिया कोलैप्स हुआ तो 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान पेश किया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया जाए। एक हिस्सा अरब मुसलमानों का होगा और दूसरा यहूदियों का। बाल्फोर डिक्लेरेशन और यूनाइटेड नेशन की इसी करारदाद को बुनियाद बनाकर आखिरकार 1948 के अंदर यहूदियों ने अपनी नई रियासत इसराइल को बना लिया। बाल्फोर डिक्लेरेशन का मतलब एक एग्रीमेंट था जो कि बरतानिया ने पहली जंग अजीम के दौरान दुनिया भर के यहूदियों को यह वादा किया था कि अगर वो इस जंग के अंदर बरतानिया का साथ देंगे तो फतह के बाद इन्हें फ़लस्तीन या इनका खुद का अलग मुल्क यानी फ़लस्तीन इनके हवाले कर दिया जाएगा। 1948 के बाद अरब मुसलमान अपने घरों पर इस कब्जे से खुश बिल्कुल नहीं थे। इन्हें अपना घर पूरा का पूरा वापस चाहिए था। उस टाइम से लेकर ये बगावत और जंग अपने घर को हासिल करने के लिए इसराइलियों के खिलाफ शुरू हुई जो कि आज तक जारी है और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार है बरतानिया, जिसने इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल यही किया। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन कितना क्रेडिबल इदारा है आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा जानबूझकर इसने रोक के रखा है। यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर के तनाज़े की करारदाद मौजूद है जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हुई। और इसी तरह से फ़लस्तीन इसराइल का इशू भी यूनाइटेड नेशन के अंदर बिल्कुल जूं का तू मौजूद है। यानी ये इदारा इंतहाई बेकार है। इसने आज तक प्रैक्टिकली लोगों को कुछ भी डिलीवर नहीं किया, खास तौर पर इसराइली और अमेरिकन के मफाद के खिलाफ। बरतानिया ने जानबूझकर इस अरब खित्ते को इस तकसीम से उलझाए रखा ताकि स्विस कैनाल का रास्ता हमवार रहे, कोई भी अरब मुल्क इसके अंदर रुकावट न बने, ये किसी भी अरब मुल्क के कंट्रोल में ना जा सके और इस तरह से इनका बिजनेस चलता रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स 1800 की दिहाई के अंदर ही कितने बड़े बिजनेसमैन थे। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर भी राज करती थी और एक बिजनेसमैन के लिए स्विस कैनाल इतनी अहम क्यों ना हो क्योंकि ये एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है। स्विस कैनाल इजिप्ट के दरमियान में मौजूद है जो कि इसने फ्रांस के साथ मिलकर बनाई थी और 1875 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इजिप्ट को इसके शेयर्स बरतानिया को बेचने पड़े, जिसके बाद ये फ्रांस और बरतानिया की मलकियत हो गई। मिस्र के हुक्मरान नासिर ने कहा था कि ये स्विस कैनाल मिस्र की सरजमीन पर मौजूद है, लिहाजा आज के बाद इस पर मिस्र का कंट्रोल होगा। खास तौर पर इसराइली जहाज़ों को तो यहाँ से बिल्कुल भी गुजरने की इजाज़त नहीं। अब नासिर का यह ऐलान इसराइल के लिए बिल्कुल मौशी तौर पर खुदकुशी जैसा था क्योंकि वो अपना ट्रेड का सामान स्विस कैनाल की बजाय दुनिया के किसी और रास्ते से नहीं भेज सकते थे। इसराइल ने मिस्र के उस इलाके पर जो कि स्विस कैनाल के साथ मौजूद था और इनके साथ बॉर्डर शेयर करता था, इस इलाके पर हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। यूनाइटेड नेशन ने दखल अंदाजी करके इसराइल को वापस भेजा और इसराइल इस बात पर राजी हुआ कि आज के बाद इसके जहाज़ों को स्विस कैनाल से गुजरते हुए कभी भी नहीं रोका जाएगा। दूसरा, अमेरिका के लिए इसराइल की सूरत अरब खित्ते के अंदर इन तमाम अरब मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए इनका इत्तेहादी मौजूद है। अब देखें, वेस्ट बैंक के अंदर ही यरूशलेम शहर मौजूद है जो कि दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म के अंदर मुकद्दस तरीन है।
यूनाइटेड नेशन के मुताबिक यरूशलेम शहर को यूनाइटेड नेशन के हवाले किया जाएगा। ये इन दोनों फरीक में से किसी एक की भी मलकियत नहीं रह सकता। और इसी यरूशलेम शहर के अंदर ही अल-अक्सा कंपाउंड मौजूद है, जिसके अंदर मस्जिदुल अक्सा, गोल्डन डोम और वेलिंग वॉल या हैकल सुलेमानी की एक बची हुई दीवार मौजूद है, जिसके सामने यहूदी रो रो कर अपने मसीहा के आने के लिए दुआएं करते हैं। अरब मुल्कों ने मिलकर इसराइली रियासत का वजूद ही खत्म करने के लिए और अपनी जमीन वापस लेने के लिए मिलकर इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। और सबको ये लगता था कि इसराइल इतने सारे मुल्कों के खिलाफ भला अकेले जंग कैसे लड़ सकता है, आसानी से ये जंग हार जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। इसराइल ने अमेरिका की मदद से मिलकर इन तमाम अरब मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिन के अंदर इन सब मुल्कों के कुछ न कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करते थे। अब इसी जंग के बाद इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के दिए हुए हिस्से से भी बढ़कर इतना ज्यादा हिस्सा फलस्तीन का कब्जा लिया कि सिर्फ वेस्ट बैंक या गजा तक ही फलस्तीनी महदूद होकर रह गए। इस जंग के बाद इसराइल ने इजिप्ट के उसी हिस्से पर दोबारा से कब्जा कर लिया जो कि स्वेज कनाल के साथ मौजूद था। इस बार भी यूनाइटेड नेशन बीच में आकर बीच बचाव करने की कोशिश करता है और इसराइल किसी तरह से मिस्र का ये इलाका तो वापस कर देता है, लेकिन उसके अलावा जो भी इलाका उसने फलस्तीन का कब्जाया था वो अपने कंट्रोल में ही रखता है। जिसके बाद हमें आज का मौजूदा नक्शा देखने को मिलता है, क्योंकि मुसलसल सेटलमेंट्स के बाद इस तरह से यहूदियों की आबादी फैल जाती है कि वेस्ट बैंक के अलावा सिर्फ गजा के अंदर ही फलस्तीनी महदूद होकर रह जाते हैं, जहां से उनको खत्म किया जा रहा है। अब यासिर अराफात को ये बात समझ में आ चुकी थी कि डायरेक्ट इसराइल के साथ किसी भी जंग के अंदर जीतना मुमकिन नहीं, लिहाजा उन्होंने PLOs के जरिए इसराइल पर लगातार हमले करवाए रखे और इसको काफी परेशान किए रखा। PLO दरअसल अरब मुल्कों की फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक थी और इसके ज़्यादातर हमलावर लिबनान के अंदर मौजूद थे और इसराइल ने हमला करके 18,000 इनके मेंबर्स को मार दिया, जिसके बाद PLO काफ़ी कमज़ोर पड़ गई और यासिर अराफात की वफ़ात के बाद इस मसले को आलमी तौर पर कभी उठाया नहीं जा सका। आज के टाइम में अरब मुल्क फ़लस्तीन के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन मानने को तैयार हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने पेश किया था, लेकिन ना तो इसराइली अब इसे मानने को तैयार है और ना फ़लस्तीनी अवाम। 2 साल पहले नेतन्याहू ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर यह ऐलान किया था कि वो हमास से निपटने के बाद वेस्ट बैंक का रुख करेगा और इसे भी इसराइल के अंदर शामिल करेगा। आज गजा की तबाही के बाद इसका अगला टारगेट वेस्ट बैंक ही होगा, जो कि जॉर्डन के किनारे पर मौजूद एक इंतहाई ज़रख़ीज़ तरीन इलाका है। फ़लस्तीन की तमाम काश्तकारी इसी जगह पर होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 लाख के करीब यहूदी अभी भी आबाद हैं और बाकियों को यहाँ पर लाकर बसाने का प्रोग्राम है। इसलिए वेस्ट बैंक पर गजा की तरह का कोई डायरेक्ट हमला अभी तक नहीं किया गया। हालांकि यरूशलेम के अंदर यूनाइटेड नेशन की करारदाद की खिलाफ वर्जी करके यानी अल-अक्सा कंपाउंड की सिक्योरिटी इसराइल, जबकि अंदरूनी मामलात उर्दन यानी जॉर्डन के हवाले करने के बावजूद भी इसराइली फौज न सिर्फ ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों को यहाँ पर नाहक कत्ल कर रही है, बल्कि इनको मस्जिदुल अक्सा के अंदर दाखिल होने से भी रोकती है। कई हज़ार बेगुनाह फ़लस्तीनी हर रोज़ मारे जा रहे हैं ताकि फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर यहाँ से बेदखल कर दिया जाए और तीसरी मरतबा मस्जिदुल अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए और एक बार फिर से ग्रेटर इसराइल को तामीर किया जाए, जिसका नक्शा वो पहले ही जारी कर चुके हैं। वो ग्रेटर इसराइल या फिर इतनी बड़ी रियासत जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद थी और इसके बाद जाकर इनका मसीहा यानी दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा। गजा के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम के बाद खास तौर पर अरब मुल्कों की बुज़दिली और खामोशी को देखकर यह बताया जा सकता है कि अनकरीब ये मंसूबा भी मुकम्मल हो ही जाएगा और तब तक ये अरब हुक्मरान सिर्फ मुज़म्मतें करते ही रह जाएंगे, जैसा कि आज कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन हुक्मरानों को गैरत, शर्म और हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।